गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 8वीं हेडिंग। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 विकास इवोल्यूशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको हार्डी-वेनबर्ग नियम को समझाया था। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 की 8वीं हेडिंग विकास का संक्षिप्त विवरण। तो ध्यान से इसको समझें। विकास का संक्षिप्त विवरण क्या है? लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप जो है वह 2000 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ। विशाल बृहदणु का गैर कोशिकीय पुंज, ठीक है, यह जो था वह माइक्रोमॉलिक्यूल, विशाल माइक्रोमॉलिक्यूल, विशाल बृहदणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही। ठीक है, कैसे जो है माइक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल जो हैं वे कैसे कोशिका में कन्वर्ट हुए, इसकी क्रियाविधि क्या है, अज्ञात है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। विशाल बृहदणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी। ठीक है, तो विशाल बृहदणु से जो कोशिकाएं बनी उनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी, ऑक्सीजन निकालने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी। ठीक है, तो कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी और यह अभिक्रिया कैसी रही होगी जिससे ऑक्सीजन निकलता होगा? तो यह अभिक्रिया संभवतः जो प्रकाश संश्लेषण में होता है प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी, जहां पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है। ठीक है, पानी जो है H2O जो है वह सोलर एनर्जी के हेल्प से टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। ठीक है, जो ऊर्जा स्टोर होती है वह प्रकाश संग्राही वर्णकों के द्वारा होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हुए। ठीक है, उसके बाद जो है एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हुए 500 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने और क्रियाशील हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 500 मिलियन वर्ष पहले अकशेरुकी जीव बने और क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली, ठीक है, जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। ठीक है, बिना जबड़ों की जो मछली है वह संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ठीक है, यह कोशिकीय रूप कैसे बना, इसकी क्रियाविधि अज्ञात है। यह विशाल बृहदणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात है। ठीक है, इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी। ठीक है, यह वैसा ही था जैसे प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के हेल्प से जल को तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। और यह ऊर्जा
प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोश की जीव बहुकोश की जीव में परिवर्तित हुए। ठीक है, 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने। ठीक है, नॉन कॉर्डेक्स जीव बने और क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार और कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वे पादप थे। धरती पर जो जीव पहले प्रकट हुए वो कौन थे? पादप थे, पौधे थे। ठीक है, जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए, हमने पहले भी बताया कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वे क्या थे? पादप थे, प्लांट थे। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फल फूल चुके थे। ठीक है, जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप क्या थे? धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ठीक है, ऐसी मछलियां थीं जिनकी पंख जो थी वह मजबूत थी, सुदृढ़ थी और वह जल से जमीन पर भी आ जा सकती थी। ठीक है, तो पहले जीव धरती पर जो प्रकट हुआ वह पादप था। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत और सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ था। ठीक है, यह कब संभव हुआ था? 350 मिलियन वर्ष पहले संभव हुआ था, सन 1938 में। ठीक है, सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में, सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सिलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो क्या थी? सिलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन कहा गया। ठीक है, ऐसे प्राणियों को क्या कहा गया? लोबेफिन कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए और जो जल और थल दोनों पर ही रहे। ठीक है, तो 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सिलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन पालीपरव कहा गया, जो पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए, जो जल और थल दोनों पर रहे। ठीक है, हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेढक और सैलामेंडर जीवों के पूर्वज थे। ठीक है, ये जो थे वे क्या थे? आधुनिक युग के प्राणी मेढक और सैलामेंडर जीवों के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृप के रूप में विकसित हुए। यही जो उभयचर प्राणी थे वही किस में विकसित हुए? सरीसृप के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं, जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते। ठीक है, ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी अर्थात कच्छप, कछुआ और मगर, क्रोकोडाइल या घड़ियाल को ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आधुनिक युग के प्राणी मेढक और सैलामेंडर जीवों के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृप के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते हैं। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी अर्थात कच्छप, कछुआ, मगर, घड़ियाल को ही देख पाते हैं। अगले
200 मिलियन वर्ष बाद, ठीक है, अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार और आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य कायम किया। ठीक है, तो अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार और आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य कायम किया। ठीक है, देखें ध्यान से कैसे इन्होंने कायम किया, इसके बारे में समझें। विशाल पर्णांग अर्थात फर्न, विशाल फर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित थे। विशाल फर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए। तो आप देख रहे हैं कि विशाल पर्णांग अर्थात फर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार में बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए। ठीक है, कुछ सरीसृप किसमें चले गए, पानी में वापस चले गए। और लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले संभवतः मछली जैसे सरीसृप इक्थियोसारस, ठीक है, मछली जैसे सरीसृप जैसे इक्थियोसायस के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। पृथ्वी पर रहने वाले जो सरीसृप थे वे निश्चित ही क्या थे, डायनासोर थे। इनमें सबसे बड़ा अर्थात ट्राइरेनोसॉरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से कुछ सरीसृप पूरा पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप के रूप में प्रकट हुए, जैसे इक्थियोसायस। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें से सबसे बड़ा अर्थात ट्राइरेनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। ठीक है, तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इनके सही कारणों का पता नहीं है, क्यों समाप्त हो गए। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने इन्हें मारा। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो गए, विकसित हो गए। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित है। उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में भी विद्यमान है। ठीक है, उस युग के जो छोटे सरीसृप हैं वे आज भी विद्यमान हैं। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू मंजोरू थे। पहले स्तनधारी प्राणी कौन थे, श्रू थे, मंजोरू थे। इनके जीवाश्म छोटे आकार के हैं। ठीक है, तो पहले स्तनधारी प्राणी श्रू अर्थात मंजोरू थे। इनके जीवाश्म छोटे आकार के हैं। स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं। स्तनधारी प्राणी जो हैं वे जरायुज होते हैं तथा उनके अजन्मे शिशु माँ के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी प्राणी जो हैं वे जरायुज होते हैं और उनके अजन्मे शिशु माँ के शरीर के अंदर अर्थात गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते थे। स्तनधारी प्राणी जो थे वे छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते थे। जब सरीसृप की कमी हुई, जब सरीसृपों की कमी हुई, तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जब सरीसृपों की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया।
यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, भालू तथा खरगोश आदि थे। ठीक है, तो जब सरीसृपों की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोपोटामस अर्थात दरियाई घोड़ा, भालू और खरगोश आदि थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण, ठीक है, महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिण और उत्तर अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिका प्राणी जगत में छा गए। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिकी प्राणी जगत में छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्यक हो गए। ठीक है, तो बहुसंख्यक कैसे हो गए, इनकी संख्या कैसे बढ़ गई? महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्यक हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जीवित रहे। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कि कंगारू जीवित रहे, क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य स्तनधारी जीवों से कम प्रतियोगिता थी। आधुनिक युग के कुछ स्तनधारी प्राणियों के पूर्वजों को चित्र 7.5 में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। कहीं हम यह बताना भूल तो नहीं गए कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं। ठीक है, कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सील तथा समुद्री गायें आदि। हाथी, घोड़े एवं कुत्ते के विकास के बातें विकास की विशिष्ट कहानियां हैं। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। मनुष्य के विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। इसके पास भाषा, कौशल और आत्मबोध या स्वचेतना है। जीवन के स्वरूपों के विकास भूभौगोलिक मापदंड पर उनकी समय तथा भूभौगोलिक समाविधि एवं संकेतों को स्थल रेखा चित्र 7.9 और 7.10 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन समयों के बारे में। पहले भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का चित्र। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक कालों में पादपों के विकास का चित्र आप देखें। इस विकास को जो है 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक में कौन कौन थे? पैलियोजोइक में जो है वो है साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, मीसोजोइक में थे ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रस्टेसस। और सीनोजोइक में है चतुर्थ तृतीयक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है आपका पैलियोजोइक में वह है क्लोरोफाइट पूर्वज। ठीक है, क्लोरोफाइट पूर्वज। उसके बाद है ट्रैकियोफाइट पूर्वज, राइनो प्ररूपी पौधे, राइना प्ररूपी पौधे और साइक्लोफाइटोन। ठीक है, इन्हीं से आगे चल के पौधे विकसित हुए। ठीक है, साइलूरियन में आप देख रहे हैं कि क्लोरोफाइट पूर्वज से जो है आगे बढ़ते हुए जो है सीनोजोइक में ब्रायोफाइटा का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें आप ट्रैकियोफाइट पूर्वज से जेस्टेरोफिलम से होते हुए वृक्ष जैसे लाइकोपोड्स का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद राइना प्ररूपी पौधे साइलोफाइटोन से आप देख सकते हैं जिंगोंग्स, परांग, शंकुवंश, निटेल्स, साइकैड्स। ठीक है, प्रोजीनोस्पर्म, बीजी परांग, साइकैड्स, द्विबीजपत्री में
एक बीजपत्री, एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादप, यह सारे इस तरह से विकसित हुए। तो यह जो ऊपर वाले पौधे आप देख रहे हैं यह सब कब बने? सीनोजोइक काल में बने, चतुर्थ तृतीयक में बने। ठीक है, यह सारे पौधे जो आप देख रहे हैं यह सब बने मीसोजोइक काल में। यह जुरासिक काल में बने साइकीय, लाइकोपोड्स, परांग, शंकुवंश और साइकैड्स। क्रस्टेसस में स्फिनोप्सिड, हॉर्सटेल्स, जिंगोन्स, निटेल्स, यह सब क्रेटेशियस में बने। पर्मियन काल में वृक्ष सम लाइकोपोड्स बने। ठीक है, कार्बोनिफेरस में बीजी परांग और डेवोनियन में प्रोजिम्नोस्पर्म बने। ठीक है, तो यह जो है भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास को समझाया गया है। अब आप देख सकते हैं एक फिगर और दिया हुआ है, भूवैज्ञानिक कालों से होकर कशेरुकी के विकास का इतिहास चित्रण। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं समय को दिया गया है 350 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रस्टेसस तृतीयक और लास्ट में चतुर्थ और वर्तमान। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस में आप देख रहे हैं आरंभिक सरीसृप पाए जाते थे जो विलुप्त हो चुके हैं। 300 मिलियन वर्ष पहले साइनोप्सिड, पर्मियन में सैरोप्सिड, ठीक है, पेलिकोसौर पाए जाते थे जो विलुप्त हो चुके हैं। थेकोडांट विलुप्त हो चुके हैं। डेरोप्सिड विलुप्त हो चुके हैं जो जुरासिक काल में थे। तृतीयक में आप देख सकते हैं डायनासोर विलुप्त हो गया 50 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, उसके बाद जो है चतुर्थ में आप देख रहे हैं आज के वर्तमान प्राणी में कुर्म है, छिपकली है, सर्प है, टुआटारस है, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी है। ठीक है, तो इस तरह से समय के साथ इनका विकास हुआ और यह नष्ट होते गए और लास्ट में आज के जीव बचे हुए हैं। थैंक यू।